एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ बायोलॉजी फ्लिक्स। यहाँ पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो टॉपिक इतना सा या फिर इतना बड़ा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी देन दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट बिफोर दिस मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवाना चाहूँगी व्हिच इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है वो सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ थोड़ा सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे हम एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है जब एक सेल के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनल, एक सेल के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनल हो और वो दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड हो, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गन होगा? एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होगा? एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गन। जैसे देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा न्यूक्लियस नहीं, हमारा सेल है। क्या है? हमारा सेल। इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, कंटिन्यूस नहीं होती हैं। यदि आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पता होगा, है ना। तो ये डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो उससे जुड़ा हुआ होता है, कह सकते हैं एक तरीके से, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसी के नीचे कुछ ये रूठा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में भी मैं इस सेशन में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से। बिना इसके इसका काम कुछ नहीं, बिना इसके इसका काम कुछ नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा गोल्गी apparatus होता है, विच इज ऑल्सो द एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल, विच इज ऑल्सो द एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल। और ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, इसीलिए लाइसोसोम्स आर ऑल्सो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो चीजें बनाता है, दो चीजें, एक जो बहुत ही मतलब छोटी सी होगी, एक बहुत बड़ी होगी। तो ये जो छोटी वाली चीज होगी, इट इज नथिंग बट लाइसोसोम। क्या है? ये लाइसोसोम होता है। और ये जो बड़ी सी चीज कुछ बनाता है वो कुछ नहीं, हमारा वैक्यूल होता है, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? ओके। तो ठीक है, ये आपको होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। रिवील द प्रेजेंस ऑफ, मतलब देखो पहले मैं एक चीज का डेफिनेशन पढ़ लूं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी, ठीक है। इट रिवील्स द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। व्हाट रिवील्स? इट रिवील्स द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। कोई देखो जो मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्टडी हुई, मतलब ऐसे देखो पहले के जमाने में क्या था, उतना डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, तब किसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब मतलब माइक्रोस्कोप और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ में हम कह सकते हैं आने लगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप था उसकी स्टडी से हमें मतलब जो उससे यूकैरियोटिक स्टडी, इस यूकैरियोटिक सेल के ऊपर जो स्टडीज हुई, तो उसमें ये पता चला कि कुछ तो है ऐसा जो रेटिकुलम, मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें टाइनी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे नेटवर्क का जो है, तो क्या हुआ, ऐसा नेटवर्क, ऐसा कुछ है सेल के अंदर, ये बात सामने आई, ठीक है। तो उस टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला यहाँ पे? इसको हमने बोला नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945 एंड थॉमसन आल्सो इन 1945। मतलब ये दोनों के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी हुई। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो सेल्स होती हैं, उसे प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। किसी भी हाल में क्या चाहिए उसे? प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन कैसे बनेगा? कुछ
प्रोटीन मतलब सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनने के लिए कुछ एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स बनने का रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। कैसे? अब एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन वगैरह तो चलो ठीक है, ये एंजाइम्स होते क्या है? देखो, जो हम फूड खाते हैं, कोई भी खाना हम खाते हैं, वो जो है तो किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? यदि हमने डाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो हमें पता होगा कि बहुत सारे एंजाइम सेक्रीट होते हैं हमारे जो है तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स जो है तो एंजाइम सेक्रीट करती है, हमारा लिवर एंजाइम्स सेक्रीट करता है, हमारा जो बाइल डक्ट है वो बेसिकली स्टोर करता है, बट हाँ इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइजेशन। तो ये सेक्रीशन होता है किस लिए? डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो उसके लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा फूड होता है बेसिकली वो ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? C6H12O6 C6H12O6 की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा होता है ग्लूकोज, यही होता है ना। अब ये क्या एंजाइम्स की प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेट होता है? CO2 प्लस H2O और ATP भी रिलीज होती है, इसीलिए तो हम फूड खाते हैं ATP के लिए ना। ATP क्या होती है? एनर्जी, है ना, इसको हमारी बॉडी यूज करता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी क्या होता है? ATP होता है। तो C6H12 को हम एंजाइम्स की हेल्प से इस फॉर्म में ब्रेक डाउन का करते हैं, और इसको मतलब अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो भी एंजाइम्स की हेल्प से, जैसे यहाँ पे ATP नहीं होगा फिर मतलब हम यहाँ पे फूड बेसिकली खाते हैं, है ना, तो वो जो होगा C6H12 मतलब ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा हमारा वो भी एंजाइम्स की हेल्प से ही होगा, ठीक है। रिवर्स इसका एंजाइम्स कुछ नहीं कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं मैम, सब कुछ ठीक है। भाई कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ, मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ, मैंने ये A प्लस B नामक कोई दो केमिकल मतलब A एक केमिकल है और B एक केमिकल है, इन दोनों को क्या करवाया? रिएक्ट करवाया। क्या करवाया? रिएक्ट करवाया, और ये हमें नया फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमें C दे रहा है। क्या दे रहा है? C दे रहा है। मुझे ये टोटल रिएक्शन करने में 1 घंटा लगा। कितना लगा? 1 आवर्स लग गया। टोटल कितना टाइम लगा? 1 आवर्स लगे। और मेरा एक दोस्त था, भाई मुझसे भी तेज था, बड़ा चट्ट था, तो उसने भी यही रिएक्शन करी, उसने भी A प्लस B वाली ही रिएक्शन करी, बट इसमें उसने एक X नाम का केमिकल, किस नाम का केमिकल ऐड कर दिया? मान लो X नाम का, और उससे भी क्या फॉर्मेट हुआ? C का ही फॉर्मेशन हुआ, C का ही फॉर्मेशन हुआ, और उससे ये पूरा रिएक्शन करने में सिर्फ 30 मिनट्स अब देखो, मैंने भी यही रिएक्शन करी, उसने भी यही रिएक्शन करी, उससे प्रोडक्ट भी, मुझे जो प्रोडक्ट मिला उसे भी वेगो, बट मेरे रिएक्शन में टाइम लगा 1 आवर का, बट उसके रिएक्शन में टाइम लगा सिर्फ 30 मिनट्स में उसने पूरी केमिकल रिएक्शन को फॉर्म कर दिया। वाओ! अब क्योंकि मैं और ये जो X ये पार्टिकल, ये जो X केमिकल है, ये बिना उस जो ये रिएक्शन हुआ उसमें कोई इंटरफेयर उसने किया ही नहीं, ये मतलब कोई इंटरफेयर उसने नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसी प्रोडक्ट में वो उसने भी थोड़ा पार्ट ले लिया और उसने भी मिलकर सी प्रोडक्ट बनाया, नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, वो जो रिएक्टिविटी रेट होता है उसको इंक्रीज कर दिया। जो ये X नाम का केमिकल था, इसने क्या किया? रिएक्टिविटी रेट इंक्रीज कर दिया, टाइम इंक्रीज कर दिया केमिकल रिएक्शन का, जिसके कारण उसका जो रिएक्शन था वो 30 मिनट्स में हो पाया, और मैंने सेम रिएक्शन परफॉर्म किया, बट कितने टाइम पे हुआ? 1 आवर में। तो एटलीस्ट उसने बस जल्दी वो कोई भी रिएक्शन फॉर्म कर देता है, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है। तो ये हमने एंजाइम्स के बारे में बात किया, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंजाइम के बारे में बहुत पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके लिए मैं बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सेल बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये मैंने प्यारा सा सेल बनाया, प्यारा लग नहीं रहा है पर ठीक है, वो प्यारा ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस, क्या है हमारा? क्या है? न्यूक्लियस। इसके ऊपर क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है।
ये कंटिन्यूस नहीं होती हैं, बीच बीच में पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, है ना। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, अरे ये ऐसे कुछ डबल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके ऊपर ही वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो चीज है वो इसी के ऊपर क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है। ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ टाइनी टाइनी सा ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा सा कुछ होता है। ये मैडम ऐसा ऐसा क्या होता है ये कुछ नहीं, ये राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। लेबलिंग करते चले, ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने यहाँ पे ER लिख दिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक। अब ये क्या है, ये राइबोसोम्स है, क्या है, राइबोसोम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब प्रोटीन बनती कैसे है भाई, प्रोटीन सिंथेसाइजर है, प्रोटीन बनाता है, ये वो, ये तो हमने पढ़ लिया, पर प्रोटीन बनती कैसे। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन, जीन है ना, जीन, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, है ना। तो देखो, अब ये जो जीन होते हैं, ये इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट पे बता दे रही हूँ। ये जैसे कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, इससे इसके अंदर क्या होता है, जीन होता है, जीन मतलब जेनेटिक मटेरियल है ना, जीन। इसके अंदर क्या होता है, सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है ना, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से क्या बनता है, DNA, वन एंड ओनली हमारा DNA होता है। अब उस DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है, क्या बनता है, mRNA। यदि आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा उसमें मैंने डिटेल बताया कि कैसे ये सब बनता है, ठीक है, mRNA। यदि आपने ना देखा तो आप पहले ये वीडियो देखो ना। तो देखो mRNA फॉर्मेट, mRNA कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ इस टाइप की प्रोसेस होती है mRNA हमारा बना, ठीक है। अब देखो मैं अभी इसको इरेज कर दूँ, सेल टूट गया ओके। तो देखो, अब देखो इसके अंदर भी कुछ जो है तो राइबोसोम्स पड़े रहते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इससे अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे भी कुछ क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, है ना, ये राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके अंदर ये कुछ राइबोसोम्स हमारे ऐसे पड़े हुए होते हैं, और कुछ राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में भी पड़े होते हैं, कुछ राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में भी पड़े होते हैं, है ना। ये क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पड़े हैं, फ्री हुए, कोई काम धंधा ही नहीं इनके पास, मतलब ऐसा नहीं है प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, नहीं, ये भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बट ये क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। दुनिया भर से इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना राइबोसोम। ये मतलब दुनिया भर से ये नहीं कि हम मैथम से कनेक्टेड मतलब आप फिर अपनी अकेले जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं इन्हें बोलते हैं बॉन्ड वाले राइबोसोम्स, बॉन्ड राइबोसोम, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब इस सेल के अंदर कुछ अमीनो एसिड भी पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मैम एसिड नहीं, अमीनो एसिड की गोलियां लग रही हैं, पर नहीं, ठीक है, अमीनो एसिड पड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अब हमारा जो mRNA बना, जो इतना सब कुछ प्रोसेस मैंने भी आपको बताया, जो हमारा mRNA बना था वो किसके अंदर बना था, न्यूक्लियस के अंदर बना था। तो अब वो क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस की मैंने यहाँ पे बताया पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोपोर होता है भाई, ये जो इसकी
मेम्ब्रेन होती है कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब उन न्यूक्लियर पोर्स से जो mRNA है वो ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे उड़ता हुआ आ गया और उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। अब वो यहाँ से बाहर निकला, मतलब अब यहाँ पे भी पोर्स है, आप थोड़ी ना सिर्फ जितना mRNA सब एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के पास चले, नहीं, वो बाहर सेल के पास साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर हुआ और उसने यहाँ पे भी ये राइबोसोम पड़े थे, यहाँ पे भी क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, ऐसा कुछ है ना। अब ये अमीनो एसिड इन्होंने भी देखा, अरे अरे वो सब बॉन्ड बना के मुझे भी जाना चाहिए वहाँ पे, और ये दौड़ के गया इधर, दोनों राइबोसोम्स के पास गया और इसने कहा कि भाई मुझे भी बॉन्ड वाली प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लो, और इसने यहाँ पे भी ऐसा बॉन्ड बनाया, मतलब दो दो, हाँ चलो ये ऐसा, इसने यहाँ पे भी इसने बॉन्ड फॉर्म यहाँ पे ये थे एंड इट इज प्रोटीन, बन गया प्रोटीन हमारा, ठीक है। तो अब ये हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इसके अब ये, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे कुछ सैड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सैड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बड़ा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये क्या होता है? कुछ नहीं, गोल्गी अपैरेटस होता है। मैंने कहा था ना वो दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो ये गोल्गी अपैरेटस होता है। अब देखो यहाँ तक राइबोसोम बन गया, अब ये राइबोसोम यहाँ पे आए, ये जो प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है वो यहाँ पे आई ऐसे वेसिकल के फॉर्म में, इसमें वेसाइकल कुछ नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं और इनके अंदर भर भर के प्रोटीन पड़ा होता है। ये देखो प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो अब ये यहाँ बाहर आ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है कि ठीक है तुम बाहर निकल आओ, अब लेकिन तुम्हें मैं खा रहा हूँ, ऐसे इंगल्फ कर लेता है उसे, और यहाँ पे आ जाते हैं क्या, हमारे वेसाइकल हमारे गोल्गी अपैरेटस में आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे इस ये जो प्रोटीन है इसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होता है। ये जो ये होता है यहाँ पे, ये जो प्रोटीन आई होती है इसका होता है मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। क्या होता है? मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका यहाँ पे क्या होता है? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये मॉडिफिकेशन क्या होता है? देखो मैं इस राइबोसोम के यहाँ पे मिटा रही हूँ, ठीक है, बुरा मान लिया बेचारा, पर कोई बात नहीं। ये देखो मॉडिफिकेशन, इसमें जो ये प्रोटीन को जब वो शुगर के साथ मिलाता है मॉडिफिकेशन में और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेट करता है। एज वेल एज ये प्रोटीन को लिपिड के साथ मिक्स करता है, लिपिड, और ये क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये हुआ मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन नहीं होता, मॉडिफिकेशन होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसाइज हो रहा है, बना रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन रेट होता है बहुत ज्यादा कम होता है ना, एकदम ना के बराबर वाला। बट यहाँ पे जो सिंथेसाइज हो रहा है वो भर भर के हो रहा है। बट ये चीज होता है, मतलब ये जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है, इसमें सिंथेसाइज नहीं होता, मॉडिफिकेशन होता है। सिंथेसाइज होता ही है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब भाई इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद ये बढ़िया पैक वैक होके अब ये चल दिया सेल के बाहर। अब कहोगे मैम ये सेल के बाहर क्यों चला जा रहा है? देखो जैसे एग्जांपल ले लो, अब तुम सज धज के, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां देखेंगी वीडियो, अब वो मेकअप करके घर पे तो बैठती नहीं है ना, वो बाहर ही घूमने जाती तभी वो मेकअप करती हैं, है ना। या फिर तुम कहीं सज धज के घर में तो बैठोगे नहीं कि हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े पहन के घर में बैठने वाले, नहीं, ऐसा हम नहीं करते। हम बहुत ही बढ़िया तैयार होकर हम कहीं बाहर ही जा रहे होते तभी हम तैयार होते हैं। इसीलिए भाई इतना मॉडिफाई और इतना ये पैकेजिंग क्यों हुई? क्योंकि अब इसको सेल के बाहर जाना है, सेल के बाहर इसको प्रोटीन देनी है, ठीक है। इसलिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हम कह सकते हैं जो बॉन्ड वाले राइबोसोम्स होते हैं वो सेल के बाहर क्या करते हैं? सेल के बाहर प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो फ्री वाले होता है, अब फ्री वाले आराम से
लोअर टी शर्ट में बैठे हुए इंसान, ठीक है। अब ये कहते हैं घर में हम आते चीज़ें रहते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सज धज के नहीं बैठे होते हैं, तो इसलिए ये सेल के अंदर ही प्रोटीन को क्या करते हैं, इधर उधर आदान मतलब देते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा सिस ट्रांस फेस के बारे में। किस फेस के बारे में? ये सिस नहीं होता है, ये सिस ट्रांस फेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अभी सिस ट्रांस फेस क्या होता है, देखो वही ऐसे ना हमारा प्यारा सा क्यूटी पाई सेल न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस तो अच्छा नहीं है, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर क्या हमारा गोल्गी apparatus नहीं, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, क्या होता है? इट इज नथिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो अब ये हमारा गोल्गी apparatus, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो देखो जो ये वाला फेस होता है, ये होता है सिस फेस। इसको हम एक तरीके से याद कर पाते हैं कि जहाँ पे याद कर सकते हैं कि जहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन का सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाया जा रहा हो, वो कौन सा फेस होगा, सिस फेस होगा। कौन सा फेस होगा, सिस फेस होगा। और या फिर एक और तरीका है कि जो भाई न्यूक्लियस से एकदम जॉइंट हुआ हो, वो किसके अंदर आएगा, सिस फेस के अंदर आएगा। और जो ये रूठा हुआ सा होता है, ये क्या होता है, ट्रांस फेस होता है। क्या होता है, ट्रांस फेस होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हमने इतनी सारी बातें करी, लेकिन मैम आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अच्छा ठीक है। देखो मैंने बताया था जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, और ये कुछ और नहीं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं। बाकी ये जो ये पार्ट होता है, मैडम ये खाली बैठता है? नहीं, खाली नहीं बैठता, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सारे स्मूथ से काम करता है, स्मूथ लाइक बटर वाले काम करता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या सिंथेसाइज करता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो हमारा SER है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या क्या सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, ठीक है, स्टेरॉइड को, और क्या, स्टेरॉइड को, और ऑयल को, और कोलेस्ट्रॉल। ये इतने सारी चीजों को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। इतने सारी चीजों को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। मैम ये लिपिड्स ठीक है, ऑयल कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ये स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं, हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होते हैं। देखो जैसे कि एक होता है ओके, तो ये जो क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, कुछ नहीं होता है, हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ये मतलब 3 प्रकार के होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो भी है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या है, ये फीमेल हार्मोन है। क्या है ये, फीमेल हार्मोन्स हैं, जो कि फीमेल की ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो फीमेल की ओवरी होती है उसमें भर के क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये क्या होता है, ये भी हार्मोन होता है। ये क्या होता है, मेल हार्मोन होता है। क्या होता है, मेल हार्मोन होता है, जो मेल की टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो फीमेल की ओवरीज होती है और मेल की जो टेस्टिस होती हैं उसमें भर के क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, तो ये हमारा पूरा था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और डायग्राम के थ्रू हमने ये समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के बारे में, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं, ठीक है। ओके,
तो अब हम पढ़ते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। अब ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वो कुल कितने 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं, सिस्ट्रिन, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। ठीक है, क्या है, सिस्ट्रिन, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिस्टीन के बारे में जानते हैं। दे आर लॉन्ग फ्लैटन्ड पैरेलल सैक लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। देखो, दे आर फ्लैट, लॉन्ग मतलब थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, और फ्लैटेड पैरेलल है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है और वो स्पेस है और वो इंटरकनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उससे कनेक्टेड है, उस टाइप के स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ऐसे, ये जो इतनी देर से हम ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ये जो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके मेम्ब्रेन पे ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दे आर नथिंग बट क्रिस्टल। ठीक है, ओके, दे आर एसोसिएटेड विद लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इनके ऊपर ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनका जो सब यूनिट होता है वो एनलाइन होता है, अबाउट 60 मतलब 60 जो होता है वो सब यूनिट होता है। किसका, किसके अंदर होता है, ये क्रिस्टीन के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज सब यूनिट के होते हैं, विच इज 60। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। दे आर ब्रांच्ड मतलब उनके ब्रांचेस भी हो सकती हैं और वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, along with सिस्ट्रेन एंड वेसिकल, वो सिस्ट्रेन और वेसिकल के साथ होते हैं। देखो, मैं हमें आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा सिस्ट्रेन है जो मैंने बनाया था, ये जो हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये इसके आसपास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का ऐसा। तो ये कुछ और नहीं, यही है हमारा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फ्री ऑफ राइबोसोम एंड इन्वॉल्व्ड इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। इस पे राइबोसोम नहीं होता और ये लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसाइज में क्या इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। किसकी, ये कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल। जो वेसिकल थर्ड पार्ट, जो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो दे आर ओवल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। दे आर ओवल मतलब वो ओवल शेप के होते हैं और वो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हमने अभी स्ट्रक्चर में उसका डिफाइन कर लिया कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कौन से होते हैं, तो स्मूथ लाइक बटर होते हैं, मतलब उनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं। ओके, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। तब शुरुआत से लेके अंत तक मैंने यही कहा कि हाँ, ये सिंथेसाइज किसका सिंथेसाइज करता है, लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसाइज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं, सेल की हेल्प करते हैं। इट रिलीज एंड अनटेक ऑफ Ca+ कैल्शियम+ आयंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये हमारी मसल है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल भेजेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का। लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलैक्स हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलैक्स हो गई। तो इस चीज़ का ये जो मतलब जो उसको तुरंत से न्यूरॉन्स ने नेटवर्क भेजा, तो ये जो इनटेक और मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है हमारी मसल्स का, उसमें ये क्या करता है, Ca+ आयंस को कैप्चर कर लिया, मतलब अंदर मसल के अंदर ले लेता है और उसी से क्या होता है, इनटेक और नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ मसल होता है। ठीक है, और इसका मेन वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तो एक फंक्शन है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब
जहरीले सब्सटेंस जैसे कि या फिर जो ड्रग्स वगैरह होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उसको ये हार्मफुल से मतलब एकदम हमारे लिए अच्छा बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी है वो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता है, ठीक है। तो अब उसके ऑर्गन्स क्या होंगे, खराब होंगे उसके ऑर्गन्स, भाई सही बात है, उसके ऑर्गन्स खराब होंगे, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, उनको हमारे लिए लेस हार्मफुल या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो एकदम यूजफुल नहीं कह सकते, बट हमारे लिए वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारे सेल्स के लिए, उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये इसका वन ऑफ द मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो देखो, अब जो भाई बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भर भर के होगा, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ड्रिंक एंड स्मोक, है ना। फालतू में अपने शरीर की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को केवल बस सही करने में, है ना। अब ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पार्ट है। तो ये क्या होता है, ये रफ होता है, ग्रैन्युलर अपीयरेंस होता है। ग्रैन्युलर मतलब होता है दानेदार अपीयरेंस। अब मैंने भाई इसका जो डायग्राम बनाया था कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का, ठीक है। इसके ऊपर ये जो मैंने ये बनाया था, ये ठीक है, ये तो ये राइबोसोम इसके ऊपर अटैच्ड है। तो ये क्या हुआ, ग्रैन्युलर अपीयरेंस, दानेदार अपीयरेंस हुआ किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। दे आर इंटेंसिव and continuous with the outer membrane of the न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। जहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती वहाँ पे नहीं होते, वैसे सी बात है। सेक्रीशन ऑफ लाइपेज, प्रोटीन सिंथेसाइसिस के साथ साथ ये क्या करते हैं, लाइसोसोम सेक्रीट करते हैं। लाइसोसोम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल का, जो कि क्या करता है, जैसे कि वो हमारे सेल में ऐसे ही घूमता रहता है, जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं और जिसको हम गार्बेज बैग भी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है जो कि अच्छा नहीं है, मतलब ऐसी बेकार सी चीज़ है, जो मतलब एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं, तो उसको ये क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इंगल्फ कर लेते हैं। ये थोड़ा लाइसोसोम का मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है, बट इसके लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The network of endoplasmic reticulum separates cytoplasm of the cell into small compartments. ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट में क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, नेटवर्क को मतलब ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। This compartmentalization of cytoplasm helps to help cell to perform specific function, ठीक है। अब वो जो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, तो ये क्या करता है, वो सेल को अलग अलग प्रकार के फंक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करता है, सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट सिंथेसाइज लिपिड एंड प्रोटीन, ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रिंग अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर वर्टिब्रेट। मैंने भी बताया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका, पॉइजनस सब्सटेंस का, ड्रग्स वगैरह और जो कुछ बेकार सी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना। ओके, तो दैट इज फॉर टुडे गाइस। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन or share it with your friends so that you and they both boost up their knowledge in the field of biology with me. So that's all. Bye bye.